गुड मॉर्निंग साथियों। हम भारतीय संविधान के अंदर भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4, जिसमें हमने राज्य व संघ शासित प्रदेशों की बात की थी, भाग नंबर 2 जिसमें हमने बात की थी नागरिकता की 5 से 11 तक, फिर भाग नंबर 3 मौलिक आधार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमने अमेरिका से लिए थे। भाग नंबर 3 में बात की थी अनुच्छेद थे 12 से लेकर 35, और भाग नंबर 4 में हमने बात की थी डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और वो थे अपने भाग नंबर 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51। आज हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। हमने जब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की बात की थी, तब हमने बताया था कि ये मूल संविधान में थे, यानी कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब शुरुआत में ही यानी कि अपने मूलतः या मूल संविधान में ही नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया था। लेकिन उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया था। पहले तो हम इस कारण पे चर्चा करेंगे कि इस समय या उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही थी जिनके कारण मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, जिस प्रकार से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन निकल के आएंगे, उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, ये मूल कर्तव्य होते क्या है, मौलिक कर्तव्य होते क्या है। जिस प्रकार राज्य हमें मूल अधिकार देता है, राज्य अपने कर्तव्य निभाता है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनेक योजनाएं लागू करके, उसी प्रकार इस देश के नागरिक होने के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं कि इस देश के विकास के अंदर हम अपना पूर्ण रूप से योगदान दें। हम किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में शामिल न हो जो देश के नुकसान पहुंचे। देश की रक्षा करने में, एकता अखंडता को बनाए रखने में, जो भी सामाजिक सौहार्द की बात है या पर्यावरण की बात है, महिलाओं के विकास की बात है, देश के विकास की बात है, ऐसे जो भी जितने भी क्षेत्र है, उन सब में हमारे जितने प्रकार के भी कर्तव्य बनते हैं, हम उनको अदा करें या हम उनको नहीं। मूल बात यह है कि हमारे मूल संविधान में शामिल क्यों नहीं थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्या सोचा होगा, किन वजहों के कारण इनको शामिल नहीं किया। अब देखो, जब हमारा देश के संविधान निर्माता संविधान का निर्माण करते, उस समय विश्व में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शासन। 2 प्रकार की शासन प्रणालियों में एक था लोकतंत्र और दूसरा था समाजवाद। विश्व के ज्यादातर देश लोकतंत्र को फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग समाजवाद या साम्यवाद को फॉलो कर रहे थे। लोकतंत्र क्या होता है, पहले आप इस बात को ध्यान से देखो। लोकतंत्र के अंदर संपूर्ण देश के संसाधनों पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है। जितने भी प्रकार के कानून बनते हैं, जितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उन सब के ऊपर सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही इनका प्रयोग करती है। फिर उनसे आने वाले टैक्स तथा पैसों के माध्यम से वहां की जनता का विकास करती है। अब देखो, आप यहाँ पे कंफ्यूज आया कि अगर सरकार के पास सभी प्रकार की संपत्तियां सरकार के हाथों में चली जाएगी, कानून बनाने के अधिकार, उनको प्रयोग करने के अधिकार, तो जनता के साथ वो किसी प्रकार का अन्याय भी कर सकते हैं, जैसा राजा महाराजा के काल में हो रहा है। तो लोकतंत्र के द्वारा या इन सरकारों पर कंट्रोल करने के लिए जनता को क्या दिए गए? मूल अधिकार, कि आप किसी भी प्रकार से शासन करो, लेकिन जनता को अपना जीवन यापन करने के लिए मूल अधिकार जरूर प्रदान करो, जिससे सरकार यानी कि लोकतंत्र और जो जनता, उनके बीच में सामंजस्य बना रहेगा, वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे और मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी अच्छी योजनाओं का निर्माण कर सके। अगर हमारे पास, आप सोचो, अगर हमारे पास जीवन का अधिकार न हो, स्वतंत्रता न हो, किसी प्रकार का मौलिक अधिकार हमारे पास न है, और फिर हमारे देश में लोकतंत्र हो, तो सीधा सीधा यही मतलब जाता है कि सरकार अपनी मनमर्जी कर सकती है किसी भी प्रकार का कानून बनाने में, किसी भी प्रकार के देश के संसाधनों को काम में ले लेंगे। वो हमारे ऊपर एक अत्याचारी राज की भी स्थापना कर सकती है।
ये तो हमने लोकतंत्र की बात कर ली कि जहां पे लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक सरकारें होंगी, वहां पर मौलिक अधिकार प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में क्या था उस समय? लोकतंत्र था, और अमेरिका को फॉलो करते हुए हमने लोकतंत्र अपनाया तथा मौलिक अधिकार लिए। अब दूसरी बात है, कुछ देशों में समाजवादी थे उस समय, जैसे रूस था। समाजवाद का मतलब होता है कि वो सार्वजनिक उद्योगों का निर्माण करेंगे, उसमें सरकार तो होंगी, लेकिन जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उनमें सरकार के साथ साथ जनता का भी अधिकार होगा, यानी कि समाज का भी अधिकार। अब उन देशों में उस व्यवस्था को चलाने के लिए भाई जन सरकार के अंदर या संसाधनों में प्रत्यक्ष रूप से जनता को शामिल कर लिया वहां की व्यवस्था ने। अब उन लोगों को मूल अधिकार देने की जरूरत नहीं। अगर वहां के सिस्टम को बनाए रखना है तो वहां की जनता को मौलिक कर्तव्य दिए जाएंगे कि आप इन संसाधनों को काम में लेते हुए या प्रयोग करते हुए आप अपने कर्तव्यों को भी निभाओगे। ये नहीं कि किसी भी प्रकार का संसाधन आपको मिला, आपने उसका प्रयोग किया और कर्तव्य था कि इन संसाधनों का कर्तव्य प्रयोग आप देश हित में करोगे, आप अपने कर्तव्यों को भुला सकते हो, ऐसा नहीं। यानी कि जहां जहां समाजवादी सरकारें थी वहां वहां मौलिक कर्तव्य अपनाए गए, और जहां जहां लोकतंत्र था वहां मूल अधिकार। मतलब सीधा सा यही है कि लोकतांत्रिक सरकारों तथा जनता के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए मौलिक अधिकार का कंसेप्ट आया, तथा समाजवादी सरकारें तथा जनता के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए मौलिक कर्तव्य। और ये आपको पता ही है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस संविधान में हमने समाजवाद को कतई स्थान नहीं दिया, यानी कि रूस की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं झुके थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान और भारत का सपोर्ट कर रहा था रूस। और रूस की सपोर्ट की वजह से हम 1971 का जो वार हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसमें हम पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर पाए थे और एक नया देश बांग्लादेश का हम निर्माण करवा सके। या तो ये मान लो कि इस एहसान का बदला चुकाने के लिए हमने रूस की तरफ थोड़े से हम झुक गए और रूस का जो समाजवादी सिस्टम था उसको हमने अपनाया। और जो ही हमने समाजवादी सिस्टम अपनाया तो साथ में हमने मूल कर्तव्य भी लिए। तो ध्यान रखना, समाजवादी सिस्टम या समाजवादी जो व्यवस्था थी उसको तथा मूल कर्तव्य दोनों हमने कहां से प्राप्त किए हैं? रूस से प्राप्त किए। तो ये दोनों मूल अधिकार का कंसेप्ट है तथा मूल कर्तव्य का कंसेप्ट है, क्योंकि जब मूल संविधान में हमारे समाजवाद शब्द ही नहीं था, हमारी व्यवस्था में कहीं भी समाजवादी सिस्टम दिखाई नहीं दिया। हमने किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो पंचायती राज का सिस्टम हो, हमने समाजवाद को हावी होने नहीं दिया किसी भी क्षेत्र में। तो हमारे देश के लोगों ने मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों को भी शामिल नहीं किया था। अब देखो, कुछ लोगों ने कहा कि जब विश्व के अंदर दो शक्तियां आपस में शीत युद्ध कर रही थी, एक रूस था, एक अमेरिका था, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि हम अमेरिका की तरफ झुक गए। लेकिन हमारे देश के उस समय के नेताओं ने तथा संविधान निर्माताओं ने हमेशा एक ही बात कही कि हम न तो रूस की तरफ झुके हैं और न अमेरिका की तरफ। अगर हमने लोकतंत्र को अपनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका की तरफ झुके। इस बात को साबित करने के लिए भारत ने एक नया ही संगठन बनाया, एक नया ही संगठन या संघ बनाया जिसका नाम दिया था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब न तो हम रूसी गुट में शामिल हैं और न ही हम अमेरिकी गुट में शामिल हैं। और गुट निरपेक्षता के नाम से वो आंदोलन चला था जिसका मूल सदस्य कौन था? भारत था। 1955 में इस गुट निरपेक्षता की स्थापना हुई थी और 1951 में इसको अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता मिली थी, जिसके अंदर एक मिस्र देश था, एक भारत था, और वर्तमान में तो लगभग 116 देश इसके क्या बने हुए हैं? सदस्य बने। जब 1971 में हमने रूस का समाजवादी सिस्टम अपनाया तब मोरारजी देसाई सरकार ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया था कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो समाप्त हो गई है और हम एक गुट की तरफ क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। वो कौन से गुट की तरफ? रूस के गुट की तरफ। तब भी कांग्रेस सरकार ने यह साबित किया था कि एक बहुत बड़ा देश होने के कारण, कृषि प्रधान देश होने के कारण और देश का विकास करने के लिए हमें क्या अपनाने चाहिए? मूल कर्तव्य अपनाने ही चाहिए।
हमें देश के अंदर समाजवाद लागू करना ही चाहिए, वो उस समय संविधान निर्माताओं की कुछ गलती मानो, असामंजस्य मानो कि उन्होंने शामिल नहीं किया। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि मूल कर्तव्य देश के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान देते। आज जो अमेरिका देश जिसने शुरुआत के अंदर मूल कर्तव्य नहीं अपनाए थे, उस देश के सरकार ने भी या उस देश की गवर्नमेंट ने भी अपने जनता को या अपने नागरिकों को एक दस्तावेज दिया है और उस दस्तावेज के माध्यम से उनको कुछ मूल कर्तव्य प्रदान। एक इससे भी बड़ा एग्जाम्पल देखें हम तो सिंगापुर देश है, जो कुछ समय पहले अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता, आज वह विकासशील देशों की या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता। क्यों आता है? क्योंकि वहां की जनता ने तन मन धन से अपने मूल कर्तव्यों को निभाया, तन मन और धन से अपने मूल कर्तव्यों को निभाया, और उस निभाने की वजह से आज वो देश कुछ ही समय के बाद में कौन से देशों की कैटेगरी में आ गया? विकसित देशों की कैटेगरी। अगर भारत के निवासी भी इन मूल कर्तव्यों को तन मन धन से समर्पित होकर के इनको निभाते हैं, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर वो निभाते हैं, तो एक आशा के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही भारत भी विकसित देशों की कैटेगरी में आता है। जैसे एक मूल कर्तव्य है अपना कि आह्वान करने पर हम देश की रक्षा करें। इसके अलावा एक मूल कर्तव्य अपना कि देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखने का कार्य। यहाँ पे स्पेशल नाम लेना अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं कई बार ऐसी घट जाती हैं कि वो देश की एकता को, अखंडता को तथा संप्रभुता को समाप्त करने का समय समय पर प्रयास करती है। इसके अलावा अपना एक मूल कर्तव्य है कि चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, हम ऐसे विचारों का निर्माण करें जो देश को उत्कृष्टता की तरफ ले जाए, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करें जो देश को आगे बढ़ाने का प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थलों को या सार्वजनिक संपत्तियों को हम किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, स्त्री या जो महिलाओं के सम्मान को कम करने वाली जो भी प्रथाएं हैं उनको हम समाप्त करें, भातृत्व, भाईचारे का सामाजिक समाज का हम निर्माण करें, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार के जितने भी हम मूल कर्तव्य हम पढ़ेंगे, उन मूल कर्तव्यों को अगर हम तन धन मन से अगर उनको निभाते हैं तो निसंदेह ही हमारी जो विकास की राह है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मूल कारण निभाते नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर इनको हम नहीं निभाएंगे तो ये दंडनीय नहीं है, मतलब अपराध। अगर इनको हम नहीं निभाते हैं तो हमें किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पर हमने शामिल किए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा भी था साफ साफ कि मूल कर्तव्यों को आप एक ऐसी शैली में शामिल करो कि अगर कोई इनको नहीं निभाता है या इनका पालन नहीं करता है तो इनको दंडनीय बनाओ। क्या बनाओ आप? दंडनीय बनाओ। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर जब इसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इनको दंडनीय नहीं बनाया। हालांकि कुछ हद तक दंडनीय है, लेकिन मूल कर्तव्यों के अंदर नहीं लिखा गया। अब आप कहोगे कि सर दंडनीय भी है और मूल कर्तव्य भी नहीं लिखा गया। अगर इनसे रिलेटेड कोई कानून संसद द्वारा बनाया गया हो और वो और ये मूल कर्तव्य दोनों आपस में संपर्क या टच में आते हैं, तब दंडनीय हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस लाइन को आप ध्यान से सुनना कि अगर मूल कर्तव्यों को आप नहीं निभाओगे तो आप दंड के भागीदार हो। बिल्कुल नहीं ऐसा। लेकिन ऐसा है, आप निभाओ मत, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साइलेंट रहो। लेकिन अगर आप उनका हनन करोगे तो आपके लिए वो क्या है? दंडनीय। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 4 के में ऐसा कुछ नहीं है दंडनीय वाला। लेकिन संसद ने समय समय पर देश की एकता, अखंडता तथा भातृत्व भावना को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए हैं और उन कानूनों से इनका संपर्क होने के कारण ये क्या हो गए हैं? दंडनीय हो गए। लेकिन इस लाइन का आप जरूर ध्यान रखना, मूल कर्तव्य दंडनीय है। कुछ टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है ऐसा कि 4 मूल कर्तव्य है वो दंडनीय है। क्या अनुच्छेद 4 क्या में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो नहीं लिखा हुआ तो मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। वैसे अगर भावनाएं हैं तो दंडनीय। जैसे मैं बात करूं, अपना पहला ही मूल कर्तव्य है कि हम संविधान की पालन करेंगे। जो भी संस्थाएं हैं, जो भी हमारे आदर्श हैं, जो भी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत है,
इनका हम आदर करेंगे। अगर हम आदर नहीं कर रहे, नहीं गा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनको नहीं निभा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब राष्ट्रगान चल रहा है और उस समय हम अलग प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, उसको मतलब दुराचार की भावना से या अलग किसी भावना से हम देख रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं, या हमारी सहजताएं जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, उसमें कुछ बातें रेस्टिगेट है, मतलब मनाही है, उनको हम उस समय दोहरा रहे हैं। जैसे चलते ही सिस्टम है अपना, जैसे हम बैठे हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं किसी मामले के अंदर, और वहां पे एक सिस्टम होता है कि जब भी देश का मुख्य न्यायाधीश अपनी सीट के लिए आता है तो उस समय बैठे सभी वकीलों को, सभी जजेस को और सभी नागरिकों को खड़े होकर उनका अभिवादन करना पड़ता है। उस समय अगर उस संस्था का, सुप्रीम कोर्ट संस्था है तो अगर उस संस्था के उस अभिवादन को हम नहीं निभा रहे तो हम दोषी हो। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, कभी गए नहीं, और हम उसको नहीं निभा रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो पहला आपने देख लिया कि राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे किसी प्रकार की संस्था हो, अगर हम संविधान का विखंडन कर रहे हैं, उसको दोषी ठहरा रहे हैं, तो हमारे एक अधिनियम एक्ट बना है, कानून बना है जो अलग से बना है। ये मूल कर्तव्य से रिलेटेड नहीं है, ये हमने वैसे बनाया है देश की सुरक्षा के लिए कि संस्थाओं में किसी प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये झंडा एक्ट बनाया था, उसमें बातें लिखी हुई है, मूल कर्तव्यों में नहीं लिखी हुई है। दूसरी हम बात करें तो साफ साफ लिखा है, वन्य जीव अधिनियम बनाया था 1972 में कि वन्य जीवों को हम मारेंगे नहीं, उनकी हत्या नहीं करेंगे। अगर हम उनको मारेंगे, हत्या करेंगे, किसी प्रकार का दुराचार करेंगे तो हम क्या है, दोषी हैं और सजा के भागीदार। ये अपना मूल कर्तव्य है 7, जिसमें लिखा है वन, वन्य, पर्यावरण, झीलों आदि की क्या करेंगे, हम सुरक्षा करेंगे, प्राणियों के प्रति दया भाव रखेंगे। अब ये मूल कर्तव्य में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपके जानवर जा रहा है, यहाँ से हालत खराब है उसकी, आपने उसको देख लिया और आप उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया, और उसी समय मान लो पुलिस आ जाती है, आपको कहेगी एक्शन क्यों नहीं लिया, तो हम कहेंगे मूल कर्तव्य है मेरा है, लेकिन दंडनीय नहीं है, तो आप मुझे दंड नहीं दे सकते किसी प्रकार की बात, मेरी मर्जी है, मैं निभाऊं तो निभाऊं या ना निभाऊं। लेकिन उसी समय अगर किसी जीव की हम हत्या कर रहे हैं और उस समय अगर हमारे को किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, तब हम क्या है, दंडनीय। ये साफ साफ बता रहा है कि हम पालन नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन कौन से मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर हमें अपराध मिला सकता है, कोई भी मूल कर्तव्य जिसका पालन नहीं करने पर, उनकी अवहेलना करने पर, अगर उनके हम पालन नहीं कर रहे, हमारी मर्जी, अगर उनकी हम अवहेलना कर रहे हैं तो हम क्या है, दंडनीय। इसी प्रकार मूल कर्तव्य है 9 के अंदर कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करेंगे। चलो हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर रहे, गांव के अंदर सार्वजनिक स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, पानी की टंकियां हैं, जो भी अन्य चीजें बनी हुई हैं, कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, हमने न तो पुलिस को शिकायत की और न हमने उसको रोका, उस समय हम दंड के भागीदार नहीं बने, क्योंकि अवहेलना नहीं कर रहे तो हम उनकी सुरक्षा भी नहीं कर रहे, और सुरक्षा नहीं कर रहे तो हम दंडनीय नहीं। लेकिन अगर हम खुद कर रहे हैं, इसका मतलब मूल कर्तव्य 9 का हम हनन कर रहे हैं, और ऐसा एक्ट में बना हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा तो वो सजा का भागीदार होगा। तो इस लाइन का आप ध्यान रखना, मूल कर्तव्यों को हम नहीं निभा रहे हैं, हम दंडनीय नहीं है। लेकिन 3-4 मूल कर्तव्य ऐसे जो हमें मैंने अभी बताया था आपको, जैसे राष्ट्रगान वाला है, वन्य जीवों की रक्षा करने वाला है, सार्वजनिक संपत्ति वाला है, इसके अलावा जो लास्ट 0 से 6 आयु के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा देने वाला है, ये जो 3-4 है, अगर उनका हम हनन कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे को, अपने 6 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष का बच्चा है, उसका मूल अधिकार भी आपको पता, अगर हम उसको बोलते कि नहीं पढ़ाएंगे तेरे को, चल तो खेत में चल, तो ऐसा कर, तेरे को शिक्षा हम नहीं दे रहे हैं, अगर इसी किसी प्रकार की हमारे को शिकायत हो जाती है तो हम दोषी क्यों है? मूल कर्तव्य के कारण दोषी नहीं हम यहाँ। मूल अधिकार, उस बच्चे का मूल अधिकार है इसको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे कौन? सरकार। और वो हमारा मूल कर्तव्य बना दिया कि हम उनके इस अधिकार की सुरक्षा करें। अगर हम उनके माता पिता या अभिभावक उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो हम दोषी हैं और भागीदार। तो ध्यान रख लेना, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, कुछ हद तक
संसद के कानूनों के अंदर अगर ये आते हैं तो ये अपने आप दंडनीय हो रहे हैं, मूल कर्तव्यों की प्रकृति दंडनीय नहीं है। कभी आप ऐसे मत कर देना आंशिक दंडनीय है, कुछ हद तक कुछ दंडनीय है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कानूनों के अधीन आते हैं तब क्या दंडनीय है, अगर इनकी अवहेलना की जा रही है तब क्या है दंडनीय। तो हमने पहले बात की मूल कर्तव्यों की, भारत के मूल संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस समय समाजवाद के पक्षधर नहीं थे, हम रूस की तरफ पक्षधर नहीं थे, हम अमेरिका की तरफ भी पक्षधर नहीं थे। क्योंकि ये बात साबित कौन करता है? गुट निरपेक्षता, कि हम न तो रूसी गुट में जाएंगे और न ही हम अमेरिकी गुट में जाएंगे, और हमें जो जो विश्व के संविधानों की अच्छी बातें लगेंगी उनको हम शामिल कर लेंगे। उस समय हमें लोकतंत्र अच्छा लगा, लोकतंत्र को शामिल कर लिया। 1971 में हमें कुछ हद तक समाजवाद अच्छा लगा, तो 1976 में हमने समाजवाद को शामिल कर दिया। और जो ही समाजवाद को शामिल किया तो समाजवाद का जो आधार है, जैसे लोकतंत्र का आधार मूल अधिकार है कि लोकतंत्र मूल अधिकारों बिना क्या है? अधूरा है, वैसे ही समाजवाद जनता के मूल कर्तव्य बिना क्या है? अधूरा है। तो हमने मूल कर्तव्य भी अपना लिए। तो ये तो हो गई कंसेप्ट की बात। यहां से किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकारों का संबंध किससे है, मूल कर्तव्य का संबंध किससे है, हमने बाद में अपनाए तो क्यों अपनाए। अब बात करेंगे किस प्रकार अपनाए थे और कब अपनाए थे। समय चलता गया, 1971 को पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध में मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिका ने अपने 7 जहाजी बेड़े भेजे थे जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आके रुक गए। उसी समय उसका विरोधी देश था रूस, उसने हमारी मदद की और उस मदद के कारण या उसकी हेल्प के कारण अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। उधर रूस भी रुक गया। डायरेक्ट रूप से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, युद्ध हम जीत गए। कहते हैं कि रूस के इसी प्रभाव के कारण हमने अपने संविधान में समाजवाद को जगह दी। 42वां संविधान संशोधन किया, समाजवाद शामिल कर दिया। कहां पर? प्रस्तावना। इस समाजवाद को निभाने के लिए मूल कर्तव्य की भी जरूरत थी, तो हमने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क में क्या शामिल कर लिया? मूल कर्तव्य। हालांकि ऐसे नहीं शामिल किए गए, ऐसे शामिल। इसके लिए हमने एक समिति बनाई और उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको शामिल किए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने हमें 8 ही बताए थे। कितने बताए थे? 8। और साथ में ये कहा था कि आप इनको दंडनीय करो, इनका स्वरूप दंडनीय करो, क्योंकि वो रूसी व्यवस्था थी उसमें दंडनीय था, क्योंकि वहां पे समाजवाद था। वहां पे लोगों पे डिपेंड नहीं करता कि वो कर्तव्य को निभाए या नहीं निभाए। समाजवाद है, समाज के आधार पर सब कुछ चलता है, तो समाज के लोगों को निभाना जरूरी था या कानूनी रूप से लेना था। तो ये 2 बातें बताई उसने, 8 बताए और 8 के साथ में इनको दंडनीय बताया। हमने 8 की जगह 10 शामिल किए और दंडनीय को हमने शामिल नहीं किया। ये तो सिफारिश पर शामिल किए थे, हमारे संविधान में शामिल कर लिए, लोगों के लिए कह दिया कि आप अपनाओ तो अपनाओ, मत अपनाओ तो मत अपनाओ। लेकिन संसद के कानूनों को अगर ये टच करते हैं, उनका अगर ये हनन करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके लिए दंडनीय हो जाएंगे। समय बीतता गया। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे JS वर्मा। 1998 में JS वर्मा की एक समिति बनी और JS वर्मा की समिति के बाद में इनको लिखित रूप से लागू किया। 98 के बाद में ये मूल कर्तव्य कहा कि इनको लागू करने का प्रयास किया गया, वैसे भी लागू नहीं किया गया। लागू करने का प्रयास किया कि हर संभव जहां तक हो सके प्रत्येक संस्थाएं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इसके अलावा अन्य गवर्नमेंट जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे आह्वान किया गया कि आप इनको लागू करो, आप अपने वर्तमान जीवन में इनको उतारो। तो वर्मा समिति की सिफारिश पर इनको बाद में 98 में क्या किया गया था? लागू किया गया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। JS वर्मा समिति, हमारी जो नोटबुक है उसके पीछे लिखे आते हैं। आज तो आप किसी भी संस्था के अंदर, सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था, कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको लगभग हमारे जो ये 11 मौलिक अधिकार है आपको लिखे हुए मिलेंगे। उसके बाद में सन 2001 के अंदर वेंकट चलैया हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे। वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक समिति और बनी और उस समिति को नाम दिया गया था संविधान समीक्षा समिति। क्या नाम दिया गया था? संविधान समीक्षा समिति। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की कई बार कई मीटिंगें बना करके या कई समितियां बना करके संविधान की समीक्षा की जाती है।
कि समय बीता जा रहा है, हाई टेक्नोलॉजी हो रहा है, हमें संविधान में कोई चेंजमेंट करना चाहिए क्या? तो वो समिति बनी 2001 में, और 2002 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उसने कहा कि हमें थोड़ा सा मूल कर्तव्यों में चेंजमेंट करने की जरूरत है। तो पूछा भाई क्या चेंजमेंट करें? बोले चेंजमेंट ये करो कि ये जो 0 से 6 से 14 वर्ष वाला सिस्टम है, ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, इनका जो ये मूल अधिकार तो हमने बना दिया, इनके माता पिता का भी आप मूल कर्तव्य बनाओ। सॉरी, मैं पहले 0 से 6 बोल गया था, वहां पे भी 6 से 14 ही आएगा। इनको क्या बढ़ाओ आप? इनके माता पिता का मूल कर्तव्य बढ़ाओ। अगर इनके माता पिता का आप मूल कर्तव्य बढ़ाओगे तो निसंदेह है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, उन्हें शिक्षा की ताकत का, पावर का एहसास होगा, और वो अपने एज इट इज कर्तव्य निभाने के स्वरूप में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। और एक शिक्षित युवा ही देश का प्रमुख आधार होता है, शिक्षित युवा ही देश का भविष्य होता है। ऐसी संकल्पना के साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का क्या बना दिया गया? इसको मूल कर्तव्य बना दिया। बहुत जगह आप पढ़ते हो कि 6 से 14 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसके पीछे कारण क्या रहा था जोड़ने का? ऐसा कौन सा कारण रहा था? तो ध्यान रखना, 2001 के अंदर वेंकट चलैया की अध्यक्षता के अंदर एक संविधान की समिति बनी थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी थी। उसने संविधान की समीक्षा की थी, जिसको संविधान समीक्षा समिति भी बोलते हैं, और उसकी सिफारिश पर उसने पूरे संविधान को रिवाइज किया। और उसके बाद में उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए, एक मूल कर्तव्य जोड़ना चाहिए। किसका? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। कौन कौन से हैं? अब इन मूल कर्तव्यों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? हालांकि जो कंसेप्ट की बातें थी वो हमने कर ली कि मूल कर्तव्य दंडनीय है या नहीं है, तो कहां तक है, किस प्रकार दंडनीय है, कैसे लिए थे, समाजवाद का आधार है या लोकतंत्र का आधार है। इसके अलावा 11वां कब जोड़ा गया था, लागू कौन सी समिति ने किया था, सिफारिश कौन सी समिति ने किए थे, दंडनीय बताए थे, ये सब नॉर्मल बात हमने करी। अब ये जो 11 आंकड़े हैं उन 11 की चर्चा करेंगे। 1 नंबर पर भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? नागरिकों का कर्तव्य है। और वहां पे हमने जो नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, वहां पर राज्य का कर्तव्य पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद है क्या आपको? देखा था उस समय हमने अनुच्छेद 47 के अंदर राज्य पोषण स्तर को बढ़ाएगा तथा राज्य का कर्तव्य है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को उच्च रखेगा। एकमात्र पूरे संविधान के अंदर कर्तव्य शब्द है वो एक ही स्थान के ऊपर मिलता है, राज्य का कर्तव्य शब्द। और राज्य का कर्तव्य शब्द कहां पे मिलता है? अरे बेटा, मैंने तो ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया, अब लिखेंगे। ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट 4 ही लाइनों के कंसेप्ट बताए हैं कि दंडनीय है या नहीं है, तो किस प्रकार दंडनीय है, कहां दंडनीय है, इसके अंदर बोर्ड की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। अब है जो मूल जरूरत है वो इस समय है। हालांकि ये नॉर्मल बातें आप पढ़ चुके हो, 86वां संविधान संशोधन, इसको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखेंगे कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान की पालन करें, संविधान का पालन करें, और इसके साथ साथ जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है उन संस्थाओं का राष्ट्र गीत का और राष्ट्र गान का क्या करें? आदर करें। प्रथम जो हमारा है मूल कर्तव्य ये है कि हम अपने संविधान की पालन करें। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उनका आदर है। 2 नंबर के अंदर देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के अंदर जो संघर्षशील व्यक्ति थे उनके जो आदर्श थे उस समय के, उन आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें। हमारे देश की जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आजादी के लिए प्रयासरत लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके जो विचार हैं उनको हमेशा हृदय में संजोए रखो। भगत सिंह था,
इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्होंने लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो वो लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी खूबियां थी उनकी, ऐसी कौन सी मानसिकताएं थी उनकी, ऐसे कौन से अच्छे विचार थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवा दिया और एक नए भारत की नींव रखी थी। तो हमारे देश के जो योद्धा थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति में काम आए या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनके विचारों को हम कहां पे रखें? अपने हृदय के अंदर संजोए रखें। 1 नंबर में कर्तव्य ध्यान रखना, 2 नंबर के अंदर हमारा नागरिक कर्तव्य, 2 नंबर के अंदर आप हृदय की बात रखना, और दोनों ही आदर से रिलेटेड है। यहाँ पे आदर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का हो रहा है, और यहाँ पे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया। तो 1 या 2 नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। आजकल वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि मूल कर्तव्य कहाँ पे, कौन, कै में, कहां से लिए थे, ये सब बातें पुरानी हो गई। प्रश्न पूछेगा अगला, जितने भी अपने 11 मूल कर्तव्य है यहां से। 3 नंबर में भारत शब्द का नाम आता भाई। भारत की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखें। मतलब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें, ऐसे किसी भी प्रकार के विचार समाज में न फैलाएं, या ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा हो। जैसे नए राष्ट्र का निर्माण, हम तो कहेंगे राजस्थान को एक देश बनाएंगे, मतलब देश की संप्रभुता को खतरा है, कुछ पार्टियां से अलग हो रहा है, अखंडता को खतरा है। फिर हम कहेंगे कि हम तो धर्म के आधार पर राष्ट्रीय धर्म घोषित करवाएंगे, इससे अलग अलग धर्मों के लोग कहेंगे कि हमें भी राष्ट्रीयता का दर्जा दो, हमें भी दो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा किसी भी प्रकार का कदम या विचार नहीं रखेंगे जिससे देश की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को खतरा। 4 नंबर पे बात करें, करता है ये राष्ट्र की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें तथा आह्वान करने पर इस शब्द का स्पेशल ध्यान रखना, देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। अगर किसी भी समय किसी प्रकार का विश्व युद्ध या राष्ट्रीय स्तर का युद्ध हो रहा है और उस समय सेना की कमी चल रही है, उद्योग धंधों के अंदर व्यक्तियों की कमी चल रही है, समाज की सेवा के अंदर डॉक्टर, नर्स या किसी अन्य प्रकार के व्यक्तियों की कमी चल रही है, तो उस समय हमें अपने खुद के स्वार्थों को त्याग करके देश की रक्षा के लिए आर्मी में भर्ती होना चाहिए। आह्वान करने पर देश की सेवा, हम जिस प्रकार की योग्यता रखते हैं उसके अनुकूल हमें देश की सेवा करनी चाहिए। और ये बात ये कहां पे कह रहा है? 4 में। मतलब 3 और 4 के अंदर देश की एकता, अखंडता तथा राष्ट्र की, मतलब दोनों जो कर्तव्य है वो किसके प्रति है? देश के प्रति बनाए जा रहे हैं। इसके बाद में देखो, इस प्रकार दो को टच करके पढ़ोगे या उनमें किसी एक चीज को पकड़ के अगर आप याद रखने का प्रयास करो तब जाके याद रहेंगे। हालांकि वो पूछ सकता है, यहां से प्रश्न कई बार पूछ भी चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर के साथ बात करेंगे 6 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि हम देश के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें, देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां, मतलब देश की ऐसी कंडीशन का निर्माण करें जिससे लोगों के अंदर भ्रातृत्व की भावना बढ़े। हम धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें आपस के अंदर, जिससे हमारी अखंडता को किसी प्रकार का खतरा। तो भ्रातृत्व की भावना और धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव न करें, ऐसा हमारा कर्तव्य। तथा साथ ही इसमें एक बात और कही है कि हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। कौन सी प्रथाओं का? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो प्रथाएं नारी सम्मान को कम करती है। किसके सम्मान को? नारी सम्मान को क्या करती है? कम करती है। ऐसे अंधविश्वास या ऐसी प्रथाएं जैसे घूंघट की प्रथा है, नारियों को कमजोर, कार्य क्षेत्र के अंदर कमजोर समझा जाता है, उनको तो घर की 4 दीवारी के लायक ही समझा जाता है। ऐसी जो प्रथाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं, उन प्रथाओं को समाप्त करें, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव न करें और भ्रातृत्व की भावना का
क्या करे, निर्माण करे, जिसकी देश की एकता अखंडता बनी रहे। इसके बाद में 6 नंबर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 6 नंबर के अंदर सामाजिक नहीं अभी सामाजिक भाईचारे का निर्माण करें। समाज शब्द आपने पढ़ा होगा, समाज का मतलब है जोड़ना, सॉरी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली इतिहास को याद रखें या उसको बनाए रखें। हमारे देश का इतिहास स्वयं कहता है कि इस धरा के ऊपर विभिन्न धर्मों को, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं के अलग अलग खान पान, रहन सहन तथा अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। फिर भी अंतिम उनकी जो विशेषता थी वो एकता ही थी। छोटी क्लासों में हमने खूब पढ़ा है, अनेकता में एकता, मतलब हम अनेक होते हुए, अनेक विचारों वाले, अनेक खान पान, अनेक विशेषताओं वाले व्यक्ति होते हुए भी लास्ट में हम क्या है, भारतवासी। सामाजिक, समाज शब्द का आपको पता है जोड़ना होता है। सामाजिक संस्कृति मतलब हमारी संस्कृति ऐसी रही है जो अनेक धर्मों को आपस में जोड़ के रखी हुई है, और हमारी जो संस्कृति जो अनेक चीजों को एक जगह जोड़ के रखी है, उसके गौरवशाली इतिहास की परंपरा को हम क्या है, आगे निभाते चले। तो 5 नंबर और 6 नंबर है वो समाज की एकता से बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है, भ्रातृत्व या भाईचारे की भावना है, धर्म जाति भाषा की भावना, प्रथाओं का त्याग करे। इन सब बातों को 5 और 6 के अंदर शामिल किया गया है। सामाजिक संस्कृति, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक संस्कृति का शब्द काम में लिया गया है कहां पर, प्रस्तावना के अंदर, मूल कर्तव्य के मूल अधिकारों में या नीति निर्देशक तत्वों में। इस सामाजिक संस्कृति का प्रयोग कहां पे किया गया है, हमारे मूल कर्तव्य के अंदर किया गया है। इसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे। 8, 9, 10, 11, 4, 5 और बाकी रहेंगे। 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर में ये कहता है नदी, झील, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करें तथा इनको किसी प्रकार का नुकसान हम नहीं पहुंचे, तथा साथ ही शब्द जोड़ा रखा है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, जो भी प्राणी है उनके प्रति दया भाव रखें। तो इन शब्दों का ध्यान रखना, नदी है, झील है, वन्य जीव है, प्राकृतिक। अब देखो एक वन्य जीव हम और भी पढ़ते हैं अनुच्छेद 48 में, जो नया ही जोड़ा था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 48A जोड़ा गया था, उसमें रखा गया था वन व वन्य जीवों का संरक्षण। अगर ये पूछ ले, 4 ऑप्शन में नाम देगा वो, नदी, झील, वन्य जीव, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव या प्राकृतिक वातावरण, और क्वेश्चन में ये देगा कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों के अंदर समान रूप से पाया जाता है, तो वो कौन सा है, वन्य जीव। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था, वो लाया गया था 1972 के अंदर, और वन्य जीव बाघ परियोजनाएं भी चली थी, वो चली थी 1973 के अंदर, और राजस्थान ने भी कब अपनाई थी, 1973 में। और राजस्थान में वर्तमान में 3 बाघ प्रयोगशालाएं, 3 बाघ परियोजनाएं हैं। कल आपने पढ़ा भी था कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने बाघ हैं, बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, सर्वाधिक कहां पे है, सबसे कम कहां पे है, और कितने कितनी बाघ परियोजनाओं में कितने कितने पाए जाते हैं। कल के न्यूज़पेपर पे पूरी हेडिंग थी। वर्तमान में बढ़ के कितने हो गए हैं, 102 बाघ। कितने बाघ हो गए हैं, 102 बाघ हो गए हैं। 6 स्थानों पे पाए जाते हैं। 3 तो अपने स्थान कौन कौन से हैं, एक तो अपना रणथंभौर है जहां पे सर्वाधिक पाए जाते हैं, एक सरिस्का है 2 नंबर पे मिले हैं यहाँ पर सर्वाधिक, मतलब 69 पाए गए हैं, और 3 नंबर पे जो अभी अपनी नई चली थी कौन सी, चित्तौड़गढ़ वाली मुकुंदरा हिल्स,
वहां पे सिर्फ 2 ही पाए गए। और ऐसा न्यूज़पेपर में भी था कि मुकुंदरा हिल्स को 2013 में ही चालू कर दिया, लेकिन वर्तमान में भी क्या ये पिछड़ी हुई है, यहाँ पर बाघों की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है? ऐसे कौन से कारण है? इसके अलावा 3 स्थान और भी हैं, धौलपुर है, करौली है, और इसके अलावा एक नाम था रामगढ़। 3 स्थान। कई बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पर बाघ नहीं पाए जाते? 3 तो इनमें से दे देगा, धौलपुर दे देगा, करौली दे देगा, रामगढ़, और एक नाम और दे देगा अपनी तरफ से जहां आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल बाघ होने चाहिए। चित्तौड़गढ़ का कोई क्षेत्र दे देगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर का कोई क्षेत्र दे देगा, माउंट आबू का ही नाम दे देगा। आप सोचोगे यार माउंट आबू है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्या पता कोई बाघ रहता होगा, इस करौली में काहे का रहता होगा, रामगढ़ में काहे का रहता होगा, ऐसे आपके विचार आ सकते हैं। तो उन 6 नामों को आप याद रखना। 102 संख्या हो चुके हैं, और जहां तक मैं सोच रहा हूं इसका क्वेश्चन बनना बहुत ही जरूरी है और आने की पूरी संभावना है। तो बात की नदी, झील, वन्य जीव। वन्य जीव डीपीएस की मतलब नीति निर्देशित तत्वों में भी है, और इसके साथ साथ कहां पर है? अपने मूल कर्तव्य भी है, और इसी को लेकर एक्ट भी बना हुआ है। अब देखो, वन्य जीवों का अगर हम हनन कर रहे हैं, उनको अगर मार रहे हैं तो हमें सजा होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूल कर्तव्य का हमने हनन किया और हमें सजा हुई। मूल कर्तव्य दंडनीय होंगे। मैं आपको बता चुका हूं मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है। अगर कानून, संसद द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत ये मूल कर्तव्य आते हैं और उनका हनन हो रहा है, तब दंडनीय हो जाते हैं। वो मूल कर्तव्य ये नहीं कि किसी ने किसी पक्षी को मार दिया, पशु की हत्या कर दी, उसको कोर्ट में ले जाया गया। अब मुझे बताओ, उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो मूल कर्तव्य के अकॉर्डिंग दी जा रही है या उस वन्य जीव एक्ट के तहत? अब आपको पता है कि सर उसको तो वन्य जीव एक्ट के तहत ही दी जा रही है, मूल कर्तव्य के हनन पे नहीं दी जा रही। तो अब आप भी सोच सकते हो कि मूल कर्तव्य दंडनीय है या नहीं है। तो नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा कि अगर जैसे क्वेश्चन दे दे, वो 4 लाइनें दे दे, इनमें से कौन सा कथन मूल कर्तव्य के संबंध में गलत है? एक लाइन देगा वो कि मूल कर्तव्य का हनन होता है तो वह दंडनीय है, हालांकि उसकी है बात सही है, लेकिन एक लाइन और देगा उसमें कहेगा कि संसद द्वारा किसी कानून के माध्यम से कोई एक्ट बनाकर उन मूल कर्तव्यों की कुछ बातों को दंडनीय बनाया गया है, तभी दंडनीय है। तो तभी दंडनीय है। ऐसे तो आप कह दोगे कि सर जैसे 3 नंबर है रक्षा करें, हम देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, एक्ट भी नहीं बना हुआ ऐसा, तो हम दंडनीय हो जाएंगे क्या? हमने रक्षा नहीं की, मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, तो दंडनीय हो गई क्या? हनन कर लिया, मान लो मना करने से हनन हो गया, लेकिन उसमें कानून ही नहीं बना। अगर कानून बन जाए कि देश की रक्षा का आह्वान करने पर आपको देश की रक्षा करनी पड़ेगी वरना आपको दंड मिलेगा, तब तो अपने आप दंडनीय हो। तो दोनों लाइनों में ध्यान रखना। आप ये भी सोच के मत रह जाना कि हनन होने पे दंड मिलता है। अगर उस कानून, उससे रिलेटेड संसद किसी प्रकार का कानून बना चुकी है जिसमें दंड का प्रावधान है, तब भी दंडनीय है। समझ गए मेरी बात को? तब ही आप दंडनीय है। अब इसके बाद में 8 की बात करेंगे। 8 के अंदर इन्होंने लिखा है साफ साफ, मानवतावाद का निर्माण करेंगे। मतलब मानव को मानव समझेंगे, मानव की भावना से उसके साथ व्यवहार करेंगे, ह्यूमैनिटी को हम प्रभावी बनाएंगे कि मानव मानव है, उसके साथ में भाईचारे से रहेंगे। दूसरी बात, ऐसे विचारों का निर्माण करेंगे जो देश के विकास में क्या हो? प्रभावी हो। ज्ञानार्जन, प्रत्येक दिन अच्छे प्रकार के ज्ञानार्जन का कार्य करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, विदेशों के संपर्क में आएंगे, अच्छी बातें सीखेंगे और उन बातों का फायदा देश के विकास में पहुंचाएंगे। हम ऐसा कभी करते नहीं, ज्ञानार्जन खुद के लिए नहीं करते, देश के लिए करना है। और 4 नंबर पे इसी के अंदर ये बात कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की परंपरा है, किसी प्रकार की कुप्रथा है या किसी प्रकार की विकासशील कोई भी परंपरा या बात, तो उसको हम तभी मानेंगे, हमारे जीवन में तभी अपनाएंगे जब वो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है? अमूल्य है, योगदान के लायक। हम ऐसी किसी प्रकार की कुप्रथाओं को अपने जीवन में नहीं प्रवेश करने देंगे जिनका वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मतलब
हम हमारे देश के युवाओं को, नौजवानों को साइंटिफिक बनाने के अंदर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनाने के अंदर मदद करेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आगे बढ़े। तो ये चारों चीज है देश के विकास में। अब हम मानवतावाद का कोई कार्य नहीं कर रहे, हम अकेले रह रहे हैं, एकांत में रह रहे कि हमें मानव से कोई मतलब नहीं है। जैसे अरस्तु ने कहा था कि एक अकेला व्यक्ति जो एकांतशील है, अकेला रह रहा है, या वो या तो पशु है या फिर वो देवता है। अगर हम एकांत में रहेंगे कि 6 महीने एकांत में रहेंगे, तो सरकार ये नहीं कहती कि आपने तो मानवतावाद का हनन किया है, आप तो मानव को मानव नहीं समझते, खुद को मानव नहीं समझते, आप तो पशु हो, जंगल में अकेले रह रहे हो। फिर कहेंगे कैसे, आपको कैसे पता? तो वो कहेंगे अरस्तु ने कहा था, झूठ थोड़ी बोला था उसने। तो हम कहेंगे देवता भी तो हो सकते हैं। वो फिर कहेंगे कि मानव तो नहीं होना, आप या तो पशु या देवता। चलो यहाँ से खड़े हो और चलो देश के अंदर मानवतावाद का प्रसार करो। अब हम नहीं करेंगे, फिर मना कर देंगे। अब हमारे को दंड थोड़ी मिलेगा, हनन कर दिया हमने माना नहीं, इसको लागू नहीं किया, हमारे अंदर नहीं उतारा इसको, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं किया हमने कि हमें दंड मिले। हाँ, अगर ऐसा ही कोई कानून बना दे संसद कि मानवतावाद के लिए हमें प्रत्येक 30 दिन एक्टिव रहना है, जागरूक रहना है, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे मानवतावाद को क्या हो, नुकसान हो, या हम अकेला जीवन यापित नहीं करेंगे, एकांतवास में हम नहीं रह सकते, एक बना देंगे वरना आपको सजा मिलेगी, तब इसका हनन वास्तविक रूप में माना। तो हनन में भी क्या है, फर्क है। अगर नॉर्मल हनन हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवतावाद विचारों का विकास, ज्ञानार्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने कहां पे आया था? एक तो इनका ध्यान रखना, ये चारों चीज कहां पे है? मूल कर्तव्यों के अंदर है। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था। प्रश्न क्या पूछ लिया गया था कि निम्न में से किसका संबंध मूल कर्तव्यों से नहीं है? और बात क्या आई? तीन शब्द तो ये आ गए, ज्ञानार्जन की जगह एक शब्द और आ गया, कोई भी मान लो आप। अब हमारा ध्यान गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। क्यों गया हमारा ध्यान यहाँ पर? ध्यान इसलिए गया, नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 48 कहता है कि हम पशुओं व वन्य जीवों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करेंगे, या उनका हम वैज्ञानिक संरक्षण करेंगे। अब जो ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक संरक्षण हमने देखा, और हम कहां पे चले गए कि भाई ये नहीं है इनमें शामिल, और ये तो कहां पे है भाई, डीपीएसपी में है, तो हमने इसको गलत मान लिया। तो आप चारों शब्दों को ध्यान रखना, मानवतावाद, विचारों को, देश के विकास वाले विचारों का निर्माण करें, और इसके साथ ज्ञानार्जन, डेली ज्ञानार्जन करें, हम ज्ञान प्राप्त करें हम डेली। ये कहां पे है? 8 में। यहाँ पे पक्का क्वेश्चन पूछा गया है, और भविष्य में फिर से आने की पूरी संभावना है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल कर्तव्यों में नहीं है? ये नहीं पूछेंगे जरूर आप, ये 6 नंबर का, 7 नंबर का, वहां पे जाके थोड़ा हार्ड हो गया। कितने हो गए? 7 और 8। अब इसके बाद में बात करेंगे हम 9, 10 और 11। 3 बाकी रह गए, 9, 10 और 11। 9 नंबर, 10 नंबर और 11। 11 का तो आपको पता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान की जाए? प्रारंभिक शिक्षा किसका मूल कर्तव्य है? उनके माता पिता का क्या है मूल कर्तव्य? किसकी समिति की सिफारिश पर यह संविधान समीक्षा हुई थी? और वो संविधान समीक्षा कब हुई थी? 2001। और उसने क्या दिया था? किसके अध्यक्षता में? वेंकट चल्लैया की अध्यक्षता में हुई थी। और उस संविधान समीक्षा समिति ने क्या कहा था कि एक मूल कर्तव्य और जोड़ो, मतलब एक FD, फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ो। कौन सी? बच्चों के माता पिता, जिससे क्या है कि थोड़ा शिक्षा का स्तर सुधर सके। ये वेंकट चल्लैया को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 और 10। 9 के अंदर है सार्वजनिक संपत्ति की हम क्या करें? रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की हम क्या करें? रक्षा करें। अब यहाँ पे कानून बना हुआ है संसद का कि अगर हम किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को हम अगर चोट पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं, तो हम सजा के भागीदार हैं, हम दोषी साबित हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने इनकी सुरक्षा नहीं की, गांव में कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, हम उन्हें तो उसमें शामिल, हम देख के आ गए, घर पे आ गए। कर्तव्य निभाना था हमें,
क्या निभाना था कि उसकी सुरक्षा करें, बीच में जाए उनको रोके, हमने रोका नहीं, तो हमें सजा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि दंडनीय नहीं है। हम तोड़ने में शामिल हो गए तब हमें सजा मिलेगी। क्यों? हमने हनन किया, तो हनन तो हमने मानवतावाद वाला भी किया था, अकेले बैठे थे, उनका विकास नहीं कर रहे थे, तब क्यों नहीं मिली? तो उसका संसद ने कानून नहीं बनाया, इसका संसद ने कानून बना रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो वो सजा का भागीदार है। तो कानून की सजा के तहत मौलिक कर्तव्यों में नहीं लिखा हुआ कि सजा मिलेगी, अगर एक्ट बन गया तो हमें क्या मिलेगी? सजा। तो सार्वजनिक संपत्ति कहां पर है? 9 में। और 10 के अंदर जो बात लिखी है, किसी भी प्रकार का चाहे व्यक्तिगत कार्य हो या किसी प्रकार का सामुदायिक कार्य हो, उसके द्वारा हम या हमारा प्रयास यही रहे कि हम देश को उत्कृष्ट स्थान पर लेके जाए। या तो कोई भी कार्य चाहे अकेले कर रहे हो या किसी समूह के साथ में मिलकर कर रहे हो, उस कार्य का मतलब यही होना चाहिए कि हम देश को क्या ले जाएंगे? उत्कर्ष, मतलब विकास की राह की तरफ क्या करेंगे? अग्रसर करेंगे। ये कहां पे है? अनुच्छेद 10। अब देखो इसका हनन जय, मान लो आप बेरोजगार हो, आप मंडावा मोड़ पे सब्जी की रेडी लगाते हो और उससे आपके पास इतना ही पैसा आता है कि उस पैसे से आप अपना घर चला सकते हो। अब सरकार ये नहीं कहेगी कि आपने तो अग्रसर में भाग नहीं लिया, आप ये बैंगनी क्यों बेच रहे हो, ये सब्जियां क्यों बेच रहे हो, आपको तो जाके वो काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जी देखो हम इसी के लायक हैं, हमारे से यही हो सकता है, हम अग्रसर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमें इतना ही करना है। तो वो नहीं कहेगी आओ आपने तो हनन कर दिया, ये हनन नहीं हुआ। अगर कोई देश के विकास की कार्य कर रहा है, अगर उसको हम जाके रोकते, उसको नुकसान पहुंचाते, तब इसको क्या माना जाएगा? हनन माना जाएगा। तो 3-4 जो मैंने आपको बताए जिनसे रिलेटेड तो कानून बन चुके हैं, कानूनों के द्वारा ही सजा है, न कि मूल कर्तव्य की सजा है। दोबारा देख लो आप एक बार, मूल कर्तव्य की जो मूल बातें थी, एक दो आप ऐसे क्या करो कि जो भी बात मैं बताता हूं आपको साथ साथ उनको लिख लिया करो। मैंने बताया था कि कब शामिल किए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 पढ़ते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए थे, उसने 8 बताए थे, वर्तमान में हमने 10 शामिल करनी थी। इस संसद समिति ने क्या कहा था कि इनको आप दंडनीय बनाओ, लेकिन हमने इनको दंडनीय नहीं बनाया था। सिफारिश इसी की थी। बाद में इसको वास्तविक रूप से लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए JS वर्मा कमेटी बनी थी, कब? 1998 में। और 1999 में उसने लागू कर दिया कि सभी प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं वो इन कर्तव्यों को निभाने का क्या करेंगी? प्रयास करेंगे। तब से हमारी नोटबुकों के पीछे आगे आ रहा है। जो भी संस्थाएं हैं, जो भी जितने भी क्षेत्रों के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन मौलिक कर्तव्यों को क्या देते हैं? स्थान देते हैं। ये मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, साथ साथ में नागरिक होने के लिए हमारे क्या ही नैतिक कर्तव्य भी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा देख लेना। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, रीजन सहित मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम उस समय लोकतंत्र की तरफ प्रभावित थे। लोकतंत्र के अंदर मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर संपूर्ण देश पे सरकार का कब्जा होता है। उस समय जनता अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से क्या चाहती है? कुछ अधिकार चाहती है कि हमें कुछ अधिकार दो, कहीं ये ना हो जाए कि आप हमारे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार करो। जबकि समाजवाद होता है, उसके अंदर समाज के संसाधनों पर सरकार के साथ साथ समाज का भी अधिकार होता है। उस कंडीशन के अंदर सरकार उस पर पूरा अधिकार नहीं कर पाएगी, तो वो उस जनता को कहेगी कि देखो हमने आप लोगों को संसाधनों पर अधिकार दे रखा है, तो आपके कुछ कर्तव्य भी देंगे कि आपने अधिकार तो कर लिया, कर्तव्य भी देंगे कि आप जो भी आपके अधिकार मिले हैं सरकारी संपत्ति से, उनको आप अच्छी तरीके से निभाओ। तो जहां पे समाजवाद वहां पे मूल कर्तव्य, जहां पे लोकतंत्र वहां पे मूल अधिकार। कुछ लोगों ने कहा कि सर इसका मतलब हम पढ़ते हैं कि हम स्वतंत्र हुए थे, न हम अमेरिका की तरफ गए थे, न हम रूस की तरफ गए थे, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र अपनाया तो हम तो अमेरिका की तरफ चले गए। इसका भी एक आंसर निकल गया है एग्जाम्पल के रूप में। भारत सहित एशिया के कई देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था।
क्योंकि उस समय जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे थे उनको अमेरिका तथा रूस अपनी तरफ लालच देके शामिल करने को जा रहे थे। कोई गरीब देश था उसको डरा के अपनी तरफ शामिल कर। तो इन सब लोगों ने एक संगठन बना लिया कि हम न तो इनसे डरे और न ये हमें डराने का प्रयास करें, और वो संगठन था गुट निरपेक्ष, कि न तो हम रूस के गुट में शामिल होंगे जिसका नाम था सीटो, न हम अमेरिका के गुट में शामिल होंगे जिसका नाम था नाटो। ये दोनों के सैनिक गुट थे। जबकि हमारा जो पाकिस्तान था जो हमसे अलग हुआ था ये नाटो के अंदर चला गया था, हम नहीं गए थे। ये हमने किस लिए बढ़ाया था? ये साबित करने के लिए कि न तो हम रूस की तरफ है न अमेरिका की तरफ है। हमने हमारे संविधान के अंदर जो बातें शामिल की हैं वो हमने इन गुटों से लेके नहीं किए, दोनों से, वो हमारी मर्जी से की। और इसको बोला हमने गुट निरपेक्षता की नीति। और उसके बाद में 1971 में मैंने आपको बता दिया था, कारण रूसी मदद या रूसी सहायता तथा रूस के प्रभाव से हमने मूल कर्तव्य को और समाजवाद शब्द को शामिल किया था। और जो ही समाजवाद शब्द को हमने शामिल किया तो साथ में हमें मूल कर्तव्य भी अपनाना। इसके बाद में चर्चा की, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो सरकारी संपत्ति का नुकसान करते ही हमें तो पुलिस उठा लेती है, सजा हो जाती है, तो फिर आप कह रहे हो दंडनीय है ही नहीं, ये दंडनीय बनाया ही नहीं इनको, तो फिर दंडनीय क्यों है? तो मैं आपको बता चुका हूं मूल कर्तव्य अपने आप में दंडनीय नहीं। अगर किसी कानून संसद के कानून के द्वारा इनको दंडनीय बनाया जा चुका है, वो ही मूल कर्तव्य क्या है? दंडनीय है। वो भी अपनी शैली में नहीं है, इस भाग में नहीं लिखा हुआ, वो भी उस संसद के कानून के अंदर ही लिखा हुआ। तो 2-3 है, उनके विरुद्ध में क्या दिया जा सकता है? दंड। ये 8 में बता दिया। पहला बताया था मैंने संविधान का पालन, संस्थाओं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। जैसे हम राष्ट्रगीत का विरोध नहीं कर सकते, राष्ट्रगीत चल रहा अपने कमरे में बैठे हैं तब हमें जरूर नहीं कि धुन सुने हम भागे और उसके अंदर, लेकिन हम वहां से जा रहे हैं उस समय उसकी क्या कर रहे हैं हम? अवहेलना। क्योंकि राष्ट्रगीत की विशेषता में लिखा हुआ है कि अगर आपको राष्ट्रगीत की धुन सुनाई देती है और आप रास्ते पर चले जा रहे हो, आपके सर पे किसी प्रकार की कोई छत नहीं है, तो आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। अगर आप उस समय सावधान मुद्रा में खड़े नहीं होते तो आपको क्या माना जाएगा? उसका हनन करता माना जाएगा। और इस प्रकार झंडा एक्ट बना करके उसको दोषी साबित किया है। आप रूम के अंदर बैठे हो, आपके ऊपर छत है, राष्ट्रगान शुरू हुआ, उस समय अगर आप भाग के बाहर नहीं गए, खड़े नहीं, तो आप दंडनीय नहीं हो, वहां पे आप अपराधी नहीं हो। समझ गए आप मेरे? 2 नंबर के अंदर क्या लिखा हुआ कि हमारी जो स्वतंत्रता के जो संघर्षशील युवा थे, व्यक्ति थे, उनके जो आदर्श थे उनको हम हृदय में समझे। पहले में हम आदर करें, दूसरे में उनको हम समझे। तीसरे में क्या थी? भारत की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा करें। चौथा, देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर या देश के आह्वान पर हम देश की सेवा भी करें। 5 नंबर में भ्रातृत्व, भाईचारे की बात की थी। धर्म, जाति आदि के आधार पर हम भेदभाव न करें, ऐसी कंडीशन न लाए जिससे देश टूट जाए। साथ ही इस शब्द का ध्यान रखना, ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें जो नारियों के सम्मान के विरुद्ध हो या नारी सम्मान को क्या करती है? कम करती है। ये 5 नंबर पे आ गई। 6 नंबर पे हमने सामाजिक संस्कृति को याद करें या उसको याद रखें या उसको दोहराएं जिसने भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाया। सामाजिक मतलब जोड़ने वाली संस्कृति माना है, वहां पे सामाजिक संस्कृति नहीं है। पूछ लिया गया बहुत बार, सामाजिक संस्कृति शब्द है मूल कर्तव्य के। कितने मूल कर्तव्य में? 6 नंबर। फिर 7 नंबर में वही नदी, झील आ गई, वन्य जीव की बात है। 8 नंबर पे 4 शब्द बताए थे मैंने, मानवतावाद बताया था, ज्ञानार्जन, ऐसे विचारों का निर्माण करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें। 9 नंबर के अंदर सार्वजनिक संपत्ति की चर्चा की थी मैंने, और 10 नंबर के अंदर व्यक्ति या सामूहिक कार्यों की चर्चा की थी। और ऐसे व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य करें, उनका उद्देश्य ये रखें कि क्या है, देश को अग्रसर करेंगे। ऐसे किसी प्रकार के सामूहिक कार्य न करें जिससे देश को नुकसान हो। और 11 के अंदर जो अभी जोड़ा है विकट चले या समिति की सिफारिश को। तो ये क्या थे हमारे मूल कर्तव्य। वैसे हम आज से बहुत पहले जाए, ये जो मूल कर्तव्य की एक और बात बता दूं, ये हम बताते हैं कि हमने रूस से लिया, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि विश्व के संविधानों के अंदर सर्वप्रथम मूल कर्तव्य का कंसेप्ट किसने दिया था कि देश में मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, तो वो जापान ने दिया था। जापान से कहा गए रूस, और रूस से होते हुए कहां पे आ गए? भारत। तो इसका भी ध्यान रखें।
क्योंकि जापान एक छोटा सा देश है और टेक्नोलॉजी वहां के युवाओं की कर्तव्य के कारण वो विकसित है। मैंने सिंगापुर का उदाहरण दिया था, सिंगापुर के उदाहरण को देखने के बाद में ही तो भारतीय जे.एस. वर्मा थे, उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं में फैलाओ उनको, संविधान में लिखने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि दंडनीय बनाओ, दंड दो, अगर किसी प्रकार का मानवतावाद कोई कार्य नहीं कर रहा है, नहीं निभा रहा है, तो उनको क्या दंड दो, आप दंड दो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है इस देश को देखते हुए। अब इसके बाद में जो मूल कर्तव्य थे, मैं प्राचीन काल की बात करूं तो गीता के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उन संस्कृति को हम ध्यान से पढ़ें, पूर्वजों की गाथाओं का अगर हम वर्णन करें, या हमारे जितने भी प्रकार के राजवंश हुए हैं, वहां पे सिर्फ एक ही शब्द आया था कि अपने कर्तव्य को निभाओ। राजा होता था वो भी अपने कर्तव्य को, रानियां राजकुमार प्रजा होती थी वो भी अपने किसको निभाती थी, कर्तव्य को। तो ये कर्तव्य शब्द ये कोई नया नहीं है कि 1976 में आया। यह कर्तव्य शब्द भारत के प्राचीन इतिहास काल से चला रहा है। हालांकि संविधान के अंदर इसको किसने शामिल किया था, जापान के अंदर, बाद में रूस ने, और वर्तमान में किसने शामिल किया था, भारत ने। तो मूल कर्तव्य का छोटा सा टॉपिक था, 10-11 आपको याद रखने पड़ेंगे। किस प्रकार कौन सा मूल कर्तव्य नीति निर्देशित तत्व के अंदर भी शामिल है, मैंने बता दिया। तो भातृत्व भाईचारे वाला भी है, और इसके अलावा एक ये अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भी है, ऐसा कोई शब्द आपको मिलता है। इसके अलावा भातृत्व भाईचारा वाला प्रस्तावना के अंदर भी है। प्रस्तावना के अंदर जो है ना बंधुता शब्द, बंधुता लास्ट के अंदर, बंधुता, एकता और अखंडता। वो बंधुता का मतलब भी फ्रेंडशिप, मतलब क्या होता है, भ्रातृत्व या भाईचारा भी होता है। तो जो 5 नंबर हमारा है उसका संबंध किससे है, प्रस्तावना से भी है। उसके अंदर भी उसका विचार, यानी कि कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों को आपस में संबोधित करता है या इनका मैचिंग करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे निकल के आने की संभावना है। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लेना, प्रत्येक शब्द पे आप ध्यान रखना। इसी के साथ आपके मूल कर्तव्य पूरे हुए, और मूल कर्तव्य के बाद में हम कल पढ़ेंगे राष्ट्र। आपको एक प्रॉब्लम रहती है, मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनने का प्रयास किया। एक बार बोर्ड की तरफ लिखते हैं, बातें छोटी छोटी हैं, और वो बातें कोई बोर्ड पे लिखने वाली थी नहीं। जैसे मूल अधिकार का संबंध लोकतंत्र से है, उनका कोई ऐसा कुछ ना, सिर्फ समझने का कार्य था, बाकी उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। नॉर्मल सी 2 लाइनों में समझने वाली बात थी। दंडनीय है नहीं है ये भी क्या है कि सिर्फ समझने की, बाकी ये 10 लाइनें थी वो लिखने वाली थी। चलेया समिति है, वर्मा समिति है, और इसके अलावा अपने सरदार सरोवर सिंह समिति है। देखो अभी दिमाग में बात क्वेश्चन आ गया, उस लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी समिति का संबंध मूल कर्तव्य से नहीं है। अब तक आपने बुकों के अंदर एक ही समिति पढ़ी है, सरदार सरोवर सिंह, सरदार सरोवर सिंह। ऑप्शन में 4 समितियां तो कम से कम देगा अगला, तभी तो एक का अर्थ नहीं निकालोगे। जे.एस. वर्मा आ गई, वेंकट चलेया आ गई, और एक सरदार सरोवर सिंह, और एक चाहे केशवानंद आ जाए, कोई भी समिति आ जाए, कोई भी आयोग आ जाए, वो क्या होगा, शामिल नहीं होगा। और तीनों के आपके कार्यों का भी पता है। तो एक शानदार से अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लो। कल पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में।